गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम इतिहास विषय के पाठ नंबर 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन सविनय और उससे आगे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पाठ का नाम क्या है बेटाओ? महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। हम महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा परिचय देंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई एक साध्वी चरित्र, कोमल और भक्त महिला थी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में हुई थी। दोनों कहाँ पढ़ते हैं? गुजरात में। उन्होंने लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई की और 1891 में बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। 1893 में एक कानूनी मामले के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए और वहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव का सामना किया। गांधी जी अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये थोड़ा सा परिचय था महात्मा गांधी जी के बारे में। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय एक अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसी दृष्टि से भारत की आज़ादी के साथ महात्मा गांधी को जोड़कर देखा जाता है। उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है बेटाओ? राष्ट्रपिता। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। महात्मा गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका काल था 1893 से लेकर 1915। मोहनदास करमचंद गांधी 20 वर्ष तक विदेश में रहने के बाद 1915 में भारत लौटे। कब लौटे बेटा भारत? 1915 में। इन वर्षों का उनका अधिकांश समय दक्षिण अफ्रीका में बीता था। कहाँ बीता था बेटाओ? दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए थे। वो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के नेता बन गए और यहाँ उन्होंने पहली बार सत्याग्रह के रूप में अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। पूछ लिया जाता है बेटाओ, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग विदेशी धरती पर कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में चंपारण। चंपारण कहाँ है बेटाओ? बिहार में। विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया। भारत लौटने पर भारत की स्थिति। महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे, तब भारत की स्थिति क्या है? जब वे भारत आए उस समय का भारत 1893 में जब वे विदेश गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत भिन्न था। भिन्न यानी अलग था बेटाओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विकास। अभी भी ब्रिटिश शासन था, लेकिन अधिकांश शहरों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं खुल चुकी थी। प्रमुख उग्रवादी नेता। 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन ने, स्वदेशी आंदोलन यानी देसी चीज़ों को अपनाओ और विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, यह आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया। पूछ जाता है प्रमुख उग्रवादी नेताओं के नाम बताइए। इनमें लाल बाल पाल प्रमुख थे। कौन कौन थे? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये प्रमुख उग्रवादी नेता थे। इन्हें गरम दल के नेता भी कहा जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाकू प्रतिरोध का समर्थन किया था। जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाकू प्रतिरोध का समर्थन किया था। उदारवादी नेता। इसके अतिरिक्त कुछ उदारवादी भी नेता थे जो क्रमिक विकास के हिमायती थे। किसके? क्रमिक विकास, यानी धीरे 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 वो भारत को आज़ाद कराने के पक्ष में थे। इनमें प्रमुख थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता है। पूछ जाता है महात्मा गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता या राजनीतिक गुरु कौन हैं?
गोपाल कृष्ण गोखले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटाओ, एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों को याद रखना है। पहली बार सार्वजनिक उपस्थिति, महात्मा गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति, उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय दर्ज हुई थी। कब हुई थी बेटाओ? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी थी उस समय के समय। इसमें उन्होंने मजदूरों गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण, मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारत के विशिष्ट वर्ग के लोगों को आड़े हाथ लिया था। भारत के विशिष्ट वर्ग के लोगों को आड़े हाथ लिया। चंपारण में सत्याग्रह, चंपारण कहाँ है बेटाओ? बिहार में। 1916 के दिसंबर में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का मौका मिला। 1916 के दिसंबर में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का मौका मिला जब लखनऊ में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के बारे में बताया। जब लखनऊ में चंपारण से आए, चंपारण से कौन आया था बेटाओ? एक किसान नेता जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के बारे में बताया। यहीं से गांधी जी के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ। कहाँ से? चंपारण से। यहीं से गांधी जी के राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हुआ। चंपारण जो बिहार में प्रथम सत्याग्रह 1917 करके किसानों को मुक्ति दिलाई थी। चंपारण में प्रथम सत्याग्रह 1917 में करके किसानों को मुक्ति दिलाई। असहयोग की शुरुआत और अंत, असहयोग की शुरुआत और अंत। बेटा जैसे नाम से भी स्पष्ट है कि गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों का किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करें। असहयोग की शुरुआत और अंत। गांधी जी का 1917 का अधिकतर समय काश्तकारी की सुरक्षा के साथ किसानों को मनपसंद फसल पैदा करने की आज़ादी दिलाने में बीता। गांधी जी का 1917 का अधिकतर समय काश्तकारों की सुरक्षा के साथ किसानों को मनपसंद फसल पैदा करने की आज़ादी दिलाने में बीता। चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918 और खेड़ा 1918 में पहल, यानी चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे। गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिसमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी, जिसमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। ये सभी स्थानिक संघर्ष थे, यानी एक स्थान विशेष पर ये संघर्ष हुए थे। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट एक्ट 1919 के विरुद्ध सत्याग्रह में औपनिवेशिक सरकार ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया, गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे, जिससे वे कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ बेटा? 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ। के दौरान अंग्रेज़ों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। किस पर प्रतिबंध लगा दिया बेटाओ? प्रेस पर। तथा बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी। बिना जांच के कारावास, कारावास बोलते हैं बेटाओ जेल की, अनुमति दे दी। युद्ध के बाद रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 के द्वारा ये प्रतिबंध जारी रखे गए। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू कर दिया था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू कर दिया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किए गए सत्याग्रह से गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता बन गए थे। गांधी जी एक राष्ट्रीय नेता बन गए। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन चलाने का निश्चय किया। इस सफलता से प्रोत्साहित होकर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन चलाने का निश्चय किया।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर कहाँ पड़ता है बेटा? पंजाब के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा भयंकर जनसंहार किया गया। पूछ लिया जाता है बेटा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और उस पर गोली किसने चलाई थी? 13 अप्रैल 1919। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, ध्यान रखना है और रट लेना है बेटा। बिल्कुल 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा भयंकर जनसंहार किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी जी के। गांधी जी को यह आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय गांधी जी को यह आशा थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय, दो धार्मिक हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। किसका? औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। खिलाफत आंदोलन क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा करें। भारत में एक अखिल इस्लामी ताकत है। भारत में एक अखिल इस्लामी ताकत है जो 1919-1920 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में भूल जाता है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919-1920 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच एकता के प्रतीक के रूप में ऑटोमन खलीफा को बचाने के प्रयास में पैदा हुई थी। ऑटोमन खलीफा जिसका शासन था तुर्की पर, तो तुर्की पर जो खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, उसको पुनर्स्थापना के लिए यह आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन को शुरू में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बल मिला था। इस आंदोलन को शुरू में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से बल मिला था, लेकिन 1924 में खिलाफत के उन्मूलन के बाद यह बिखर गया था। 1924 में खिलाफत उन्मूलन होता है बेटाओ, खत्म करना के बाद यह बिखर गया। छात्रों ने अब जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें क्या क्या गतिविधि हुई हैं उस पर बेटाओ चर्चा करेंगे। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया। वकीलों ने अदालत में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाना छोड़ दिया। कस्बों, नगरों, शहरों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। कस्बों, नगरों, शहरों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। 1921 में 396 हड़ताल हुई थी। 1921 में बेटाओ कितनी हड़ताल हुई? 396। बेटाओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आपको ध्यान से सुनना है। इससे 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। कितने? 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। इस हड़ताल में 6 लाख मजदूर शामिल हुए थे। कितने बेटाओ? 6 लाख मजदूर शामिल हुए थे। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922। बेटा ध्यान रखना है, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। और इसी कांड के कारण महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन को खत्म करना पड़ा। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 और असहयोग आंदोलन का अंत 5 फरवरी 1922 में संयुक्त प्रांत किसे बोलते हैं बेटा? उत्तर प्रदेश को के गोरखपुर जिले में, कौन से जिले में बेटा? गोरखपुर जिले में स्थित एक पुलिस चौकी को आग लगा दी और इस पुलिस चौकी के अंदर 22 पुलिसकर्मी थे, उनकी हत्या हो गई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी जलकर मर गए। आंदोलन हिंसक हो जाने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। कौन से आंदोलन को बेटाओ? असहयोग आंदोलन को। किसके कारण लिया था? चोरा चोरी कांड के कारण। आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को 6 वर्ष की सजा हुई। कितने बेटाओ? 6 वर्ष की सजा। गांधी जी जन नेता यानी लोगों के नेता के रूप में उभर कर सामने आए। अब गांधी जी एक जन नेता के रूप में स्थापित हो गए थे। उन्होंने निम्न स्थितियों ने उन्हें एक जन नेता बना दिया था। नंबर 1, राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिणत करना।
राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिणत करना। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम बदल दिया था। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम बदल दिया। फरवरी 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, फरवरी 1916 में, सॉरी थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटाओ, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में दिए वायदे को उन्होंने पूरा किया। महात्मा गांधी जी ने जो भाषण दिया उसका जो वायदा था उसको पूरा किया। अब यह व्यवसायियों बुद्धिजीवियों का आंदोलन नहीं रहकर, अब यह व्यवसायियों बुद्धिजीवियों का आंदोलन नहीं रहकर हजारों श्रमिकों, कारीगरों, किसानों, आम जनता का आंदोलन बन गया। इनमें से कई लोग गांधी जी के प्रति आदर प्रकट करते हुए उन्हें महात्मा कहने लगे। क्या बेटाओ, क्या कहने लगे? महात्मा। गांधी जी साधारण वेशभूषा धारण करते थे, साधारण वेशभूषा धारण करते थे। उन्होंने पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार तोड़ने में मदद की। उन्होंने पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार तोड़ने में मदद की। किसानों के उद्धारक, किसानों के उद्धारक। गांधी जी भारतीय किसानों के लिए उद्धारक के समान थे। लोग उन्हें गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से पुकारते थे। किन किन नामों से बेटाओ? गांधी बाबा, गांधी महाराज, सामान्य महात्मा। वे किसानों की दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले, वे किसानों की दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले, ऊंची दरों के करों से मुक्ति दिलाने वाले, ऊंची दर के करों से मुक्ति दिलाने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वच्छता वापस लाने वाले थे। भारतीय उद्योगपति और व्यापारी भी उसके आंदोलन के समर्थक थे। भारतीय उद्योगपति व्यापारी भी आंदोलन के समर्थक थे। कांग्रेस में कुछ भारतीय उद्योगपति और व्यापारी भी शामिल हो गए। उनकी सोच थी कि अंग्रेज़ों द्वारा उनका शोषण हो रहा है, अंग्रेज़ों द्वारा जो उनका शोषण हो रहा है वह स्वतंत्र भारत में समाप्त हो जाएगा। वो कब समाप्त हो जाएगा? जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा। गांधी जी और उनके अन्यायी, गांधी जी और उनके अन्यायी। 1917 से 1922 के बीच भारतीयों के बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ दिया। इनमें गांधी जी को जोड़ने वाले कौन कौन थे बेटाओ? नाम ध्यान रखना। इनमें महादेव भाई देसाई, महादेव भाई देसाई, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत और सी राजगोपालाचार्य प्रमुख थे। और कौन था बेटा? सी राजगोपालाचार्य। समाज सुधारक के रूप में गांधी जी, समाज सुधारक के रूप में गांधी जी 1924 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपना ध्यान खादी को बढ़ावा देने, 1924 में महात्मा गांधी जी बेटाओ क्या हो गए थे? जेल से रिहा हो गए और उन्होंने खादी को बढ़ावा देने, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने, बाल विवाह को रोकने में लगाया था। किस किस में? एक तो खादी को बढ़ावा देने में, छुआछूत को समाप्त करने में, बाल विवाह को रोकने में, और उन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच सौहार्द पर बल दिया, यानी भाईचारे पर बल दिया था। हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया। उन्होंने विदेशों से आयातित वस्त्रों को पहनने के स्थान पर खादी पहनने की महत्ता पर जोर दिया, खादी पहनने की महत्ता पर जोर दिया। नमक सत्याग्रह नज़दीक है। एक खबर, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, बम्बई गया तो लोगों ने काली पट्टियाँ बांधकर, झंडे, काले झंडे दिखाकर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए। जब ये पंजाब पहुंचा तो यहाँ पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया और पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज थी उसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के कई वर्षों तक, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के कई वर्षों तक गांधी जी ने अपने को समाज सुधारक कार्यों में केंद्रित रखा। साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले आंदोलन में और बारदौली में किसानों के सत्याग्रह में स्वयं भाग ने लेकर दोनों को केवल अपना आशीर्वाद दिया था। किन किन दो आंदोलनों को महात्मा गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था? एक तो साइमन कमीशन के विरुद्ध होने वाले आंदोलन को, और दूसरा बारदौली में किसान जो आंदोलन हो रहा था उसको, दोनों को आशीर्वाद दिया था। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929। खुल जाता है बेटाओ,
कांग्रेस का। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। लाहौर कहाँ है? पंजाब में। किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की घोषणा। और इसमें कौन सा प्रस्ताव पास किया था? पूर्ण स्वराज। भूल जाता है बेटाओ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में। दिसंबर के अंत में लाहौर में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन किया। इस अधिवेशन की दो मुख्य बातें थी। दो मुख्य बातें कौन सी थी? पहला, जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता करना। पहली थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्षता करना और दूसरा था भारत को पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करना। भारत को पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करना। 26 जनवरी 1930 को देश भर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर, देशभक्ति के गीत गाकर औपनिवेशिक भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। पूजा बताया बेटाओ, औपनिवेशिक भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 को। दांडी यात्रा कब से कब थी? 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। दांडी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? साबरमती आश्रम से और दांडी तक के लिए हुई थी। इसमें 78 उनके अनुयायियों ने भाग लिया था। स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने एक घोषणा की थी कि वे ब्रिटिश भारत के सबसे अधिक घृणित कानूनों में से एक, जिनमें नमक के उत्पादन और बिक्री पर राज्य को एक अधिकार दे दिया है। वे ब्रिटिश भारत के सबसे अधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य को एक अधिकार दे दिया है, को तोड़ने के लिए एक यात्रा का नेतृत्व करेंगे। प्रत्येक भारतीय के घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, यानी प्रत्येक भारतीय के घर में नमक का प्रयोग होता था। इसके बावजूद उन्हें नमक बनाने से रोका गया। नमक कानून को निशाना बनाकर गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। मुट्ठी भर नमक। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, लेकिन ब्रिटिश शासन इसे नहीं समझ सका। अपनी दांडी यात्रा की सूचना गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को दी थी। बेटाओ किसको दी थी? लॉर्ड इरविन को। उस समय लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल थे, लेकिन उसकी समझ में यह बात नहीं आई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की। 3 हफ्ते बाद समुद्र किनारे पहुंचकर उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर कानून को तोड़ा और स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना दिया। स्वराज की सीढ़ियाँ। बसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था। बसना एक गांव था, वहां पर जो ऊंची जाति वाले के जो लोग थे उनको गांधी जी ने संबोधित किया और क्या कहा था? यदि आप स्वराज के हक में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्न करों के खत्म हो जाने से आपको स्वराज नहीं मिल जाएगा। स्वराज के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ में की है। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सबको एकजुट होना होगा। स्वराज के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये स्वराज की क्या हैं? सीढ़ियाँ हैं। नमक यात्रा का महत्व 3 कारणों से था। उन 3 कारणों पर अपन बेटाओ चर्चा करेंगे। नमक यात्रा कम से कम निम्नलिखित 3 चरणों से उल्लेखनीय थी। नंबर 1, यह वही घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आ गए थे। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी जो प्रेस यानी मीडिया ने व्यापक कवरेज दी। नंबर 2, यह पहली गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर
बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया। समाजवादी नेता, बेटा ध्यान रखना है, कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक सीमित नहीं रखें, वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक सीमित नहीं रहे। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक और शराब कानूनों को तोड़ते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक शराब कानूनों को तोड़ते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण था, नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था। नमक यात्रा के कारण अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक पाएगा और उन्हें भारतीयों को सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। गोलमेज सम्मेलन, बेटा गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3। एक 1930 में, 1931 में, 1932 में। पहला 30 में, दूसरा 31 में और तीसरा 32 में। पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था। कब हुआ था? नवंबर 1930 लंदन में, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन इम्पोर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से पूछ सकते हैं, एक बार नहीं 100 बार पूछ सकते हैं बेटा, उसको ध्यान रखना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में लंदन में आयोजित किया था। कब हुआ था? दिसंबर 1931 में लंदन किसकी राजधानी है? ब्रिटेन की राजधानी है, जिसमें गांधी जी शामिल हुए थे। कौन शामिल हुआ बेटा? गांधी जी। लेकिन यह सम्मेलन सफल नहीं हुआ। फिर गांधी जी भारत आ गए थे, उन्होंने सविनय अभिज्ञा आंदोलन फिर किया। सविनय अभिज्ञा आंदोलन, भारत लौटकर गांधी जी ने सविनय अभिज्ञा आंदोलन शुरू किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया था। किसका? सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का 2 साल बाद यानी 1937 में सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में 2 साल यानी 1937 में सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। कौन जीता बेटा? कांग्रेस। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, यानी 11 में से 8 प्रांतों में किसकी सरकार बन गई थी? कांग्रेस की, यानी कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए जो ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में काम करते थे। किसकी देखरेख में? ब्रिटिश गवर्नर की देखरेख में। पाकिस्तान की मांग 1940 में मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से पृथक राष्ट्रवाद की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के नाम से पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया और उसने अपना लक्ष्य घोषित कर दिया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफ़ी जटिल हो गया था। यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश न हो रहकर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन के बीच शुरू हो गया था। किसके बीच में? कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन के बीच। भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 मार्च 1942 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। और इसमें महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया, करो या मरो। कौन सा नारा दिया बेटा? करो या मरो। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को इसका नाम दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया। हालांकि गांधी जी फौरन गिरफ्तार कर लिए, यानी गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन युवा कार्यकर्ता देश में हड़तालों, तोड़ फोड़ के जरिए आंदोलन चलाते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध बेटा कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945। किसके बीच में हुआ था बेटा? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में हुआ था, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई।
ये कब हुआ था? 1939 से 1945। गांधी जी की रिहाई जून 1944 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बातचीत की। उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बातचीत की। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी। भूल जाता है बेटाओ, उस समय 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी जो भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में थी, जो भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में थी। कैबिनेट मिशन की स्थापना 1946। कैबिनेट मिशन 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया। इसी मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पूछ लेता है कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 का दिन। प्रत्यक्ष कार्रवाई कब मनाई थी? 16 अगस्त 1946 को। ये डेट बेटा ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। जिन्ना ने पाकिस्तान स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हुआ। यह संघर्ष कलकत्ता से लेकर ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब तक फैल गया था। यह संघर्ष कलकत्ता से लेकर ग्रामीण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत किसको बोलते हैं? उत्तर प्रदेश और पंजाब तक फैल गया था। स्वतंत्रता व विभाजन। फरवरी 1947 में बावेल की जगह माउंटबेटन वायसराय बनकर आए। फरवरी 1947 में माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आए। उन्होंने वार्ताओं के लिए अंतिम दौर का आह्वान किया। बातचीत के लिए अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका अंतिम प्रयास भी विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। जो ब्रिटिश भारत है उसको स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन उसका विभाजन होगा। इसके लिए 15 अगस्त 1947 का दिन नियत किया गया था। कौन सा दिन बेटाओ? 15 अगस्त 1947। यानी भारत के दो टुकड़े कर दिए, एक पाकिस्तान और एक भारत। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से संबोधित किया। दिल्ली में संविधान सभा के अध्यक्ष ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से संबोधित किया। आखिरी बहादुराना दिन 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में गांधी जी नहीं थे। 15 अगस्त 1947 में राजधानी यानी दिल्ली में हो रहे उत्सवों में गांधी जी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे। कहाँ थे बेटाओ? कलकत्ता में। लेकिन उन्होंने वहाँ भी न तो किसी कार्यक्रम में भाग लिया न कहीं झंडा फहराया। और न कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। किस पर थे? 24 घंटे के उपवास यानी व्रत रख रखा था। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। उनका राष्ट्र विभाजित था। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। कांग्रेस ने क्या आश्वासन दिया? कि वह अल्पसंख्यकों के नागरिकों के अधिकारों के किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के दिनों को महात्मा गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा। बहुत सारे विद्वानों ने स्वतंत्रता के बाद के दिनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा। बंगाल में शांति स्थापना के बाद वे दिल्ली आ गए। गांधी जी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन भर संघर्ष किया।
गांधी जी ने स्वतंत्रता और अखंड भारत के लिए जीवन भर संघर्ष किया। फिर भी जब जब देश विभाजित हो गया तो उनकी दिली इच्छा थी कि दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के साथ संबंध बनाए रखेंगे। दोनों देश एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखेंगे, लेकिन उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को कब हुई थी बेटाओ? 30 जनवरी 1948 को। किसके द्वारा की गई थी? नाथूराम गौडसे के द्वारा, जो एक ब्राह्मण था, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। 30 जनवरी 1948 को शाम की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने गोली मारकर गांधी जी की हत्या कर दी। उनके हत्यारे ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह नाथूराम गौडसे नाम का व्यक्ति था। वह कौन था? नाथूराम गौडसे नाम का व्यक्ति। पुणे का रहने वाला गौडसे एक अखबार का संपादक था। और लास्ट क्वेश्चन है बेटाओ, नोआखली कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में। नोआखली कहाँ स्थित है बेटाओ? बांग्लादेश में।